गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है मानचित्रों के प्रकार। पहले क्लास में मैंने आपको मानचित्रों का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं बता चुकी थी। अब है मानचित्रों के प्रकार। पहला है मापनी के आधार पर मानचित्र। मापनी के आधार पर मानचित्र, ये दो मानचित्र जो बनते हैं ये बड़ी मापनी के आधार पर बनते हैं, और ये दो जो मानचित्र बनते हैं वो बनते हैं छोटी मापनी के आधार पर। इसमें सबसे पहला होता है भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र ऐसा मानचित्र जो संपत्ति के पंजीकरण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी भी भूसंपत्ति को पंजीकरण करना अनिवार्य होता है कि ये भूमि किस व्यक्ति के नाम पे है और इस पे कितना एरिया इसके कवर में आता है। तो भूसंपत्ति मानचित्र संपत्ति के पंजीकरण के लिए उपयोग में किए जाते हैं। इस मानचित्र को प्लेन मानचित्र भी कहा जाता है। भूसंपत्ति मानचित्र में नगर, कस्बे, कोई क्षेत्र, आवासीय कॉलोनियां, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा होता है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र पर्वत, पठार, जलाशय, वन क्षेत्र, प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर, स्थलाकृतियों के आधार पर जो मानचित्र बनते हैं उन्हें स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। इनका आरेख होता है 10 लाख से लगाकर एक अनुपात 25,000 तक, और इनका भूसंपत्ति मानचित्र का आरेख होता है या भूसंपत्ति मानचित्र बनाए जाते हैं एक वर्ग सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक लगाकर 1 वर्ग सेंटीमीटर से 40 मीटर तक। फिर होते हैं द्विवारी मानचित्र। द्विवारी मानचित्र ऐसे मानचित्र जिनका प्रयोग कक्षा कक्ष के अध्यापन में किया जाता है। कक्षा कक्ष के अध्यापन में जो किसी दीवार पर टांगकर कक्षा कक्ष के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें द्विवारी मानचित्र कहते हैं। चौथा है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र द्विवारी मानचित्र से छोटे, लेकिन जो किताबों में या पुस्तकों में जो मानचित्र छपते हैं उनसे बड़े होते हैं। एटलस मानचित्र हम ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र को दर्शाने के लिए, नगर कस्बों को दर्शाने के लिए और किसी स्थलाकृतिक या वन क्षेत्र को दर्शाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। एटलस मानचित्र या ऐसे इन मानचित्रों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, किसी के भी जेब में ये आराम से आ सकते हैं। तो एटलस मानचित्र भी उसे कहते हैं। भूसंपत्ति मानचित्र किसी भूसंपत्ति के पंजीकरण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला मानचित्र भूसंपत्ति मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र जलाशय, वन क्षेत्र, स्थलाकृतियों को दर्शाने के लिए बनाया जाने वाला मानचित्र। द्विवारी मानचित्र कक्षा कक्ष के अध्यापन के लिए प्रयोग में आता है। एटलस मानचित्र सभी व्यक्ति इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा पाठ्य पुस्तक में बनाए जाते हैं उन मानचित्रों से बड़े, लेकिन द्विवारी मानचित्रों से छोटे होते हैं। फिर होते हैं दूसरा है प्रकार में स्थलाकृतिक और लक्षणों के आधार पर मानचित्र। 2 प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं, उस्तादर्शी मानचित्र और प्लेनिमिटी मानचित्र। ये दोनों ही मानचित्र स्थलाकृतियों के स्वरूप के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, बनते रहते हैं। मतलब लक्षणों के आधार पर पृथ्वी की स्थलाकृति का लक्षण चेंज होएगा तो इसकी मापनी और इसका आकार भी चेंज हो जाएगा। किसी भी पृथ्वी की स्थलाकृति के स्वरूप के आधार पर दोनों ही मानचित्र जो बनेंगे वो किसी भी स्वरूप के आधार पर बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। स्वरूप के आधार पर जो मानचित्र बनते हैं उसे उस्तादर्शी और प्लेनिमिटी मानचित्र कहते हैं। ऐसे मानचित्र का प्रयोग जब हम टॉपरशीट का निर्माण करते हैं तो उन मानचित्रों को बनाने के लिए भी उस्तादर्शी और प्लेनिमिटी मानचित्र बनाए जाते हैं। मतलब किसी भी पृथ्वी के स्वरूप के आधार पर स्वरूप जब परिवर्तित होएगा तो इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। फिर आता है उद्देश्य के आधार पर मानचित्र। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र 8 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जिसमें हम ले सकते हैं जलवायु मानचित्र जो बनते हैं, मृदा मानचित्र, फिर मिट्टी को खनिज को दर्शाने के लिए जो मानचित्र बनते हैं खनिज मानचित्र, और भूग्रविक मानचित्र किसी भी क्षेत्र को दर्शाने के लिए बनेंगे। वनस्पति मानचित्र वनस्पति को दर्शाने के लिए जो बनाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं जलाशय मानचित्र जितनी भी झील, महासागर, समुद्र होते हैं उन सबको दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे मानचित्र भौतिक मानचित्र जो किसी भी मतलब भौतिकी के आधार पर या भूगोल के आधार पर या पर्यावरण के आधार पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र के कई प्रकार होते हैं। भौतिक मानचित्र जैसे मैंने बताया जलवायु मानचित्र है, वनस्पति मानचित्र है,
मिट्टी मृदा मानचित्र है, भूगर्भिक मानचित्र है, जलाशय मानचित्र है। ऐसे सारे ही मानचित्र भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र जनसंख्या की घनत्व का वितरण दर्शाने के लिए जो मानचित्र बनाए जाते हैं, किसी एक क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व का वितरण दर्शाने के लिए मानचित्र जो बनाए जाते हैं उसे जनसंख्या मानचित्र कहते हैं। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भौतिकी के आधार पर किसी भू क्षेत्र को दर्शाने के लिए। इसका उद्देश्य है जनसंख्या को दर्शाने, किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की, किसी देश की जनसंख्या को दर्शाने के लिए बनाया जाने वाला मानचित्र जनसंख्या मानचित्र। फिर है नगर मानचित्र। नगर मानचित्र नगर परिषद, नगर पालिका, फिर महानगर। तो ऐसे जिन चीजों के लिए जो मानचित्र बनाए जाते हैं, भाई किसी क्षेत्र में जहाँ नगर पालिका लगती है वहाँ पर नगर पालिका का मानचित्र बनेगा। तो उसका उद्देश्य क्या है? वहाँ उस क्षेत्र की नगर पालिका को दर्शाने के लिए, उस क्षेत्र में कितना एरिया आ रहा है उस नगर पालिका के अंतर्गत, उसको दर्शाने के लिए बनाए जाने वाला मानचित्र नगर मानचित्र कहलाता है। यह मानचित्र नगर पालिका, नगर परिषद, महानगरों को की स्थिति दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र किसी क्षेत्र के वस्त्र, रहन सहन, आभूषण आदि के आधार पर मानव के रहन सहन, खान पान, आभूषण, वस्त्रों के आधार पर, बोलचाल के आधार पर बनाया जाने वाला मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र होता है, जिसमें किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की, किसी देश की वहाँ पर संस्कृति का उद्देश्य क्या है कि उस वहाँ की संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है, कि उस मानचित्र पर बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके के वस्त्र आभूषण इस जगह पर पहने जाते हैं। फिर होता है राजनीतिक मानचित्र। किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति या किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति को दर्शाने के लिए बनाया जाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र होता है। राजनीतिक मानचित्र जिसमें उस क्षेत्र का उद्देश्य है कि वहाँ की राजनीति, वहाँ का किस तरीके का एरिया या कार्य का चलता है। फिर होता है ऐतिहासिक मानचित्र। ऐतिहासिक मानचित्र जो इतिहास की दृष्टि के आधार पर बनाए जाते हैं, पुरातत्व कहीं पे मिले हैं, या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, या ऐतिहासिक कोई भी चीज जहाँ पर वहाँ पर क्या उसका उद्देश्य है कि वहाँ पर इतिहास के आधार पर, प्राचीन भूतत्वों के आधार पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनको दर्शाने के लिए जो मानचित्र के इस क्षेत्र में ये स्थिति और ये प्राचीन तत्व या प्राचीन पुरातत्व या शिलालेख पाए गए हैं, तो उनको दर्शाने के लिए बनाया जाने वाला मानचित्र ऐतिहासिक मानचित्र होता है। फिर है सैनिक मानचित्र। सैनिक मानचित्र ये एक अलग तरीके का मानचित्र होता है। आम इंसान या ये जितने भी मानचित्र जो बनेंगे ये एक आम इंसान पढ़ सकता है, लेकिन सैनिक जो मानचित्र बनता है वो एक आम इंसान या आम मानचित्रों की जगह जैसे नहीं बनता है। इसमें विशेष प्रकार के तो रूट चिन्ह होते हैं, युद्धों के लिए काम में आता है, जहाँ पे भी युद्ध होएगा सैनिकों के प्रयोग के लिए काम में आता है। कोई सैनिक इस मानचित्र को समझ सकता है, उसका उद्देश्य होता है सेनाओं की रक्षा के लिए सेना का जो व्यक्ति है उसको किस जगह पे कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा, किस जगह पे उसको खान पान रहन सहन की व्यवस्था मिल सकती है, किस जगह जाकर वो आगे वाले मतलब जो उसके प्रतिद्वंदी है उनको वो हरा सकता है। तो सैनिकों के लिए ही विशेष तौर पे इन मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। कोई आम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति इस मानचित्र को, सैनिक मानचित्र को नहीं पढ़ सकता है। फिर होता है आर्थिक का उद्देश्य है इसका आर्थिक दृष्टिकोण की वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था किस तरीके के उसको दर्शाने के लिए जो मानचित्र बनाया जाता है उसको कहते हैं आर्थिक मानचित्र। फिर होता है चौथा मानचित्र जिसको दो भागों में बांटा गया, रचना शैली या वितरण के आधार पर मानचित्र। रचना शैली या वितरण के आधार पर मानचित्र के दो प्रकार होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक मानचित्र जिसमें किसी गुण को दर्शाया जाता है, सीधे साधे गुणात्मक है तो किसी गुण को दर्शाया जा रहा है। सबसे पहला है इसमें रंग विधि। रंग विधि मानचित्र ऐसे मानचित्र जिसमें किसी क्षेत्र, किसी विशेष हम ये कह सकते हैं स्थल को दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसे रंग विधि मानचित्र कहते हैं। जैसे पर्वत का हिस्सा है, पर्वतीय हिस्सा है, तो उसको अगर हम मानचित्र पे दर्शा रहे हैं तो उसका रंग हम क्या देंगे, भूरा रंग देंगे। किसी भी मानचित्र में देख लेना पर्वतों का रंग भूरा ही होगा।
नदी दर्शाई जा रही है, जलाशय दर्शाया जा रहा है, या समुद्र दर्शाया जा रहा है, या झील दर्शाई जा रही है, तो उन सभी का रंग क्या होगा, नीला होता है। अगर किसी क्षेत्र की बर्फ, कोई ध्रुवीय क्षेत्र दर्शाए जा रहे हैं, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप दर्शाए जाते हैं, तो उनका रंग क्या होता है, सफेद। उस एरिया का रंग सफेद होगा। तो रंगों का प्रयोग करके किसी क्षेत्र की विशेष की स्थिति को प्रदर्शित करना रंग विधि मानचित्र कहलाता है। छाया विधि मानचित्र, जहां हम किसी क्षेत्र का प्रयोग हम रंगों के माध्यम से कर रहे हैं, उसी जगह हम किसी क्षेत्र का प्रयोग छाया के माध्यम से भी करते हैं, कि हमने किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की जो छाया है हमने उसमें स्केच कर दिए, इस तरीके से कई सारे वो दे दिए, एक में हमने डॉट डॉट कर दिया, एक में हमने और कोई आकृति बना दी, इस तरीके से। तो ये जो भी हम स्थिति या कुछ भी छाया उसको हम दे रहे हैं एक किसी विशेष क्षेत्र को स्थिति को दर्शाने के लिए, उसको कहते हैं छाया विधि मानचित्र। चित्रीय विधि मानचित्र, चित्रीय विधि मानचित्र हम ये कह सकते हैं इसका प्रयोग सबसे ज्यादा पर्यटन व्यवसाय का बढ़ाने के लिए किया जाता है। पर्यटन व्यवसाय के प्रयोग के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए प्रयोग के लिए किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के रंग या चित्र या कई सारे चित्रों के माध्यम से मानचित्र का बनाया जाता है। चित्र इसलिए बनाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने भी मानव है या लोग हैं या जितने भी पर्यटक हैं, वो लोग एक मानचित्र को ही देख के उस क्षेत्र को देखने की इच्छा प्रकट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करें, जिससे पर्यटन व्यवसाय बढ़े। तो चित्रीय विधि का प्रयोग पर्यटन व्यवसाय और रेलवे स्टेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रतीक विधि मानचित्र, प्रतीक विधि मानचित्र ऐसा मानचित्र जिसका प्रयोग किन्हीं प्रतीकों चिन्हों के आधार पर बनाए जाते हैं। ये मानचित्र नगर, कस्बों, क्षेत्रों या आवासीय कॉलोनियों में पर्टिकुलर छोटे छोटे क्षेत्रों को दर्शाने के लिए भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक विधि मानचित्र दो तरह से होते हैं, एक तो जिसमें किसी चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से उस क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। दूसरा होता है मूलाक्षर के आधार पर, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जगह का अक्षर जो होता है, उसका पहला अक्षर जो होता है उस शब्द का, उस नाम का, उस जगह का, उसके पहले अक्षर से भी उस जगह को दर्शाया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस का रूट चिन्ह क्या होता है, पीओ। तो पोस्ट ऑफिस का जो पी शब्द है, फर्स्ट शब्द है, मूलाक्षर, उसका नाम क्या है, मूलाक्षर। इसका फर्स्ट नाम क्या है, प्रथम अक्षर। तो प्रथम अक्षर क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का पी हुआ। तो इसलिए इसका रूट चिन्ह क्या होगा, पोस्ट ऑफिस को किस आधार पर दर्शाया जाता है, पीओ के आधार पर। तो उसको तो प्रत्येक विधि के आधार पर भी दो तरीके से, एक तो चिन्हों के माध्यम से कि इस जगह पर जैसे हम कोई मंदिर बता रहे हैं तो मंदिर की स्थिति तो हम इस तरीके से बता देंगे, तो ये तो प्रतीक हो गया। और मूलाक्षर या प्रथम अक्षर जिसमें पी और ओ का प्रयोग किया जा रहा है। फिर होता है मात्रात्मक विधि मानचित्र। समान रेखा विधि मानचित्र फर्स्ट है। समान रेखा विधि मानचित्र ऐसे मानचित्र जिसमें किसी समान रेखा को प्रदर्शित करके किसी क्षेत्र को दर्शाने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब मात्रा के आधार पर जितनी ज्यादा मात्रा होगी उस जगह के लिए उतनी ही रेखाएं खींची जाएंगी। वर्णमात्री मानचित्र जिसमें जनसंख्या घनत्व वितरण या जनसंख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बिंदु विधि मानचित्र जिनमें किसी भी मानचित्र को जब हम बना रहे हैं उसमें किसी क्षेत्र को दर्शाने के लिए डॉट डॉट बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मानचित्रों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। मापनी के आधार पर, स्थलाकृतियों के लक्षण के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, रचना शैली के आधार पर। मापनी के आधार पर 4 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के भी होते हैं, बड़ी मापनी और छोटी मापनी। बड़ी मापनी में 2 आते हैं, छोटी मापनी में भी 2 आते हैं। स्थलाकृति लक्षणों के आधार पर, जो स्वरूप के आधार पर मानचित्र, पृथ्वी के स्वरूप के आधार पर मानचित्र बनते हैं। उद्देश्य के आधार पर अलग अलग उद्देश्य निर्धारित होते हैं इन मानचित्रों का निर्माण करने के लिए। रचना शैली के आधार पर, गुण के आधार पर, मात्रात्मक के आधार पर। तो इस तरीके से मानचित्रों के प्रकार आपको समझाए गए। इससे रिलेटेड आपका नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।